नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त मेरे साथ हैं मॉडल व एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा जी। हम इनसे बात करते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली हैं और जो शर्लिन चोपड़ा के फैंस हैं और बाकी दर्शक हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि शर्लिन नया प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं। क्या क्या कुछ वो खास कर रही हैं हम जानते हैं इन्हीं से। शर्लिन, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, मेरे 2 बैक टू बैक म्यूज़िक वीडियोस आने वाले हैं। एक है कमर्शियल क्लब सॉन्ग और दूसरा है रैप सॉन्ग जो मेरी आप बीती दर्शाता है। और इसके अलावा 3 बैक टू बैक शॉर्ट फिल्म्स हैं जो एक लीडिंग ओटीटी पर आने वाली हैं। तो कुछ इसके बारे में डिटेल बताएंगे। जो ओटीटी सीरीज़ है तो उसमें किस तरह का है, मतलब ड्रामा है या सस्पेंस है या फिर किसके अपोजिट है या फिर लीड और कौन कौन कर रहा है? जी, एक है साइकोटिक थ्रिलर, दूसरा है कॉमेडी और तीसरा है रोम कॉम। और इन सब में मैंने नए एक्टर्स लिए हैं जो थिएटर आर्टिस्ट्स हैं। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये शर्लिन चोपड़ा कहाँ थी, इतना समय क्यों लगाया अच्छा काम करने के लिए। तो जवाब ये है कि ख़ुद को तराशने में मुझे वक्त लगा। और वक्त इसलिए लगा क्योंकि पहले मैं ये सोचती थी कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें जो नामचीन निर्देशक निर्माता होते हैं उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनके साथ जुड़कर हम काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर हम सबके साथ हैं। ईश्वर ने हम सबको सद्बुद्धि दी है। तो अपनी सेंसिबिलिटीज़ के अनुसार और जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो क्रिएटिविटी है, उसके अनुसार हम बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे प्रोजेक्ट आप खुद प्रोड्यूस कर रही हैं कि कैसे कर रही हैं इसमें? जी, मैंने खुद प्रोड्यूस किया है। और जो इन्वेस्टर्स जुड़े हैं मेरे साथ वो मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरी क्रिएटिविटी पर और मेरी ईमानदारी पर। उन्हें पता है कि हाँ, अगर शर्लिन चोपड़ा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी है तो पैसा व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आज तरीके के मैम ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, बड़े बड़े एक्टर्स इस पे आ रहे हैं। अभी शाहिद कपूर की फर्जी आई, एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उसने कि कितना अच्छा वो चला। तो इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले मैं शाहिद कपूर जी को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैंने उनकी फ़र्ज़ी देखी, हाल ही में देखी, शायद 2 या 3 दिन पहले। और मैं ख़ुद को रोक नहीं सकी। बैक टू बैक सारे एपिसोड्स देख डाले। इतना रोमांचक लगा मुझे। और बहुत 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 कमाल का परफॉर्मेंस किया सभी कलाकारों ने। शाहिद के अलावा और भी जितने कलाकार हैं फिल्म में, सबका अभिनय मुझे एकदम सर्वोत्तम क्वालिटी का लगा। तो ऐसी कहानियाँ हमें आमतौर पर फिल्मों में देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये जो हमारा ये चल रहा है, मतलब जो वेब सीरीज़ का ज़माना चल रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं खुशनसीब हूँ, हम सब खुशनसीब हैं जो हम इस ज़माने में जी रहे हैं, वेब सीरीज़ के ज़माने में। किसी को फिल्म का इंतज़ार नहीं करना है, एक अलग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल नहीं। अब जुम्मे का इंतज़ार करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ रोमांचक कहानी किसी ना किसी ओटीटी पर रिलीज़ होती है। और इतना बढ़िया लगता है, दिल खुश होता है। ऐसा लगता है कि वाह, मैंने कितना अद्भुत कार्यक्रम देखा है या प्रोग्राम देखा है या वेब सीरीज़ देखी है। तो फ़र्ज़ी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पार्ट 2 कब आएगा, मैं क्यों वेट करूं, प्लीज़ जल्दी रिलीज़ करो, ऐसा लगता है। तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है किरदारों के साथ कि ओ शिट ये पकड़ा गया, ओ शिट ये बच गया। तो लाइक दैट। अच्छा, इन सभी प्रोजेक्ट के अलावा ये ऐसी भी चर्चा है कि आप और राखी सावंत जो है लॉकअप 2 में नज़र आ सकती हैं, या फिर एक नया सीज़न आ रहा है खतरों के खिलाड़ी का नया सीज़न, उसमें आ सकती हैं। तो ये जो अफवाहें चल रही हैं आपको लेकर, राखी सावंत को लेकर या उर्फी जावेद को लेकर, इसमें कितनी सच्चाई? क्या आप वाकई में आ रही हैं लॉकअप 2 में या फिर खतरों के खिलाड़ी में? मैं तो इसे अपना सौभाग्य मानूंगी अगर मुझको अवसर मिलता है लॉकअप सीज़न 2 में भाग लेने का या ख़तरों के खिलाड़ी में भाग लेने का। मैंने हाल ही में मौत के मुंह से निकल कर ख़ुद को बचाया है। ये जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, ये मेरा पुनर्जन्म है। आपको बता दूँ कि 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था। बात सितंबर की है और मात्र 3 महीनों में
दवाओं का और दुआओं का सहारा लेकर मैंने अपने किडनी फेलियर को रिवर्स किया, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा खुद कोकिलाबेन के हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी कहते हैं, डॉक्टर शरद सेठ, वो कहते हैं कि किडनी फेलियर को रिवर्स करना नामुमकिन होता है। इसके दो ही उपाय होते हैं, या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन मैंने किडनी फेलियर को रिवर्स किया, तो मेरे लिए ये ईश्वर की देन है, ये जो पुनर्जन्म मेरा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप कहेंगे क्या आप ख़तरों के खिलाड़ी हैं, मैं कहूँगी बेशक, मैं ख़तरों के खिलाड़ी की टीचर हूँ, कोच हूँ। तो ज़िंदगी कैसे जीते हैं अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मौत के इतने करीब जाकर अगर आप बच निकलते हो तो भी खतरों के खिलाड़ी असली तो फिर आप किसी से नहीं डर सकते, मतलब कोई भी आपको नहीं डरा सकता। और आपको लगता है कि ओह माय गॉड, आई एम गॉड। और ये सच है, क्योंकि हमारे भीतर ईश्वर बसे हैं। और अगर हमारे भीतर ईश्वर बसे हैं, जो कि सच है, तो हम ईश्वर से कम नहीं हैं, हम उनकी औलाद हैं। सीधी सी बात है। तो यस, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं बेहतरीन रियलिटी शोज़ करूँ, और देखते हैं कि इस बार मैं, यानी कि अगर आपको इन दोनों सीरीज का ऑफर मिलता है तो आप ज़रूर जाना चाहेंगे। मेरा अगला सवाल है राखी को लेकर, कि जिस तरीके से आप दोनों को लेकर बातें बनाई जा रही हैं। पहले सुलह की खबरें आई और आप बता रही हैं कि एक नए धोखेबाजी की शिकार आप हुई हैं राखी सावंत की टीम मेंबर से। वो क्या है पूरा, उसके बारे में बताएं। देखिए, पहले मैं एक बहुत ही डरी सी, सहमी सी लड़की हुआ करती थी। मैं यही कह रही थी कुछ देर पहले कि पहले, यानी बिग बॉस सीज़न 3 में जब अमिताभ बच्चन जी होस्ट थे, तब मैंने भाग लिया था। और उन्हीं दिनों मेरे पापा गुजर गए थे, जिसके चलते मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई थी और मैं एकदम से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे ख़ुद को समेटा जाता है। मैं यानी दुनिया से मेरा संपर्क टूट चुका था, इसलिए मैं बहुत तन्हा महसूस करती थी। और उस स्थिति से, उस हालत से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हुआ ये कि दुनिया ने इतने ठोकर दिए और इतने लोगों ने बुरा भला कहा, इतने लोगों ने रिजेक्ट किया, यूज़ एंड अब्यूज़ किया, कि अब मैं एक शेरनी बन गई हूँ। यानी एक सीमा होती है ना बर्दाश्त करने की, वो सीमा मेरी पार हो चुकी है। अब कोई मुझे कुछ सुना दे तो सूत समेत मैं वहीं पर उसको सुना दूँ, ऐसी बन गई हूँ। पहले मुझे याद है बिग बॉस सीज़न 3 के घर में विंदु धारा सिंह, उसने मुझको क्यों ऐसा कुछ बोला था, और मैंने कुछ नहीं बोला बदले में। आज वो मुझे बोल दे, आज बस बोल कर देखे, उसको सूत समेत ना सुनाऊं, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। तो ये हृदय परिवर्तन हुआ है, जिगरा जो पहले नहीं था। सीख गई हैं पिछले हालात। जी बिल्कुल। मैंने जब किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी को टोपी नहीं पहनाई, किसी को चूना नहीं लगाया, मैं किसकी क्यों सुनूं? मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। मैंने राखी सावंत को लेकर जो आपने केस किया है, उसके बारे में कहा रहा था कि आप दोनों का सुलह हो गया है, आप केस वापस ले लेंगी। तो क्या मैंने इन शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया। जब मुझसे केस के बारे में पूछा गया, मैंने यही कहा कि मेरे काबिल वकील जब कभी कोर्ट में सुनवाई होगी वही निर्णय लेंगे जो सही होगा। बिल्कुल यही कहा मैंने, और आज भी मेरा यही स्टैंड है। लेकिन राखी का स्टैंड बदलते रहता है। कभी बोलती है कि मैं उसकी बहन हूँ, कभी बोलती है कि मैं उसकी दोस्त हूँ, कभी बोलती है कि मैं कुछ नहीं हूँ। यानी वो अपने ड्रामेबाजी की बिल्कुल। उसे जब मुझसे कुछ करवाना होता है तो तुरंत मैं उसकी बहन बन जाती हूँ। जैसे वो चाह रही थी कि मैं मैसूर उसके साथ जाऊं और वहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाऊं, तो तुरंत मीडिया के सामने आकर मुझे माफ़ कर दे बहन, मेरी जान, मेरी बहन, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ, और मैं उसकी बातों में आ गई। अच्छा, एक दो आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ये अपना घर है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, चौथे का है, हमें उतना वैल्यू नहीं दी जा रही है। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही कहा। कंगना रनावत अक्सर अपने बयानों से करण जौहर या शाहरुख खान वगैरह को टारगेट करती रहती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने जो बयान दिया है उससे आप कितना सहमत हैं? क्या उन्हें ज़बरदस्ती बॉलीवुड से भगाया गया है, वो हॉलीवुड जाने के लिए मजबूर हो गई जैसे वो कह रही हैं? देखिए, प्रियंका चोपड़ा वही शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में
बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, अक्षय कुमार के साथ, सलमान के साथ, शाहरुख खान के साथ, दिग्गज कलाकारों के साथ, दिग्गज निर्माताओं के साथ, निर्देशकों के साथ। तो अब ये कहना कि बॉलीवुड ने साइडलाइन किया, बॉलीवुड ने भाव नहीं दिया, बॉलीवुड ने काम नहीं दिया, मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा। उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि बॉलीवुड ने उन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मौके दिए और उन्होंने जब जब उन्हें मौका दिया गया उन्होंने बेहतरीन काम किया और अपने करियर को बहुत आगे बढ़ाया अपनी काबिलियत से। तो अब ये कहना कि बॉलीवुड ने काम नहीं दिया, मौका नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड ने उनको कितना काम दिया। और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल बॉलीवुड में या फिर टीवी इंडस्ट्री में सुसाइड का एक दौर देखा जा रहा है। तुनिशा शर्मा ने सुसाइड किया, वो ब्रेकअप की वजह से हुआ। अभी भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया। तो क्या वाकई में इतनी कमज़ोर हो जा रही हैं जो एक्ट्रेस हैं? कहाँ वो गलती हो रही है कि इतनी सुसाइड की संख्या बढ़ रही है इंडस्ट्री में? देखिए, बॉलीवुड एक ग्लैमर इंडस्ट्री है और ग्लैमर इंडस्ट्री में चमक धमक बहुत होती है, लेकिन आप अंदर झांक कर देखो तो तन्हाई भी बहुत होती है। हम शूटिंग करते हैं, अपीयरेंस के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम जब घर आते हैं तो हम तन्हा महसूस करते हैं। हमारे रिश्ते मीडिया के सामने कुछ होते हैं और ऑफ कैमरा कुछ और होते हैं। तो ऐसे में हम किस पर निर्भर करें? स्थिरता के लिए किस पर निर्भर करें? तो मेरे ख्याल से एक मेंटल हेल्थ एसोसिएशन का आयोजन होना चाहिए। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, एक हॉटलाइन नंबर हम सबको उपलब्ध कराना चाहिए कि हम बात कर सकें। कई बार हम बात नहीं कर पाते हैं, किससे कहें? अपने माँ बाप को हम दुख दें, ये बोलें कि हम तन्हा महसूस कर रहे हैं, हम लो फील कर रहे हैं, हम ऐसा फील कर रहे हैं। क्यों हम उनको टेंशन दें, उनको स्ट्रेस क्यों दें? इसलिए हम ये सोचते हैं कि नहीं, चलो ठीक है, ये सारी बातें हम अपने दिल में दफना कर रखते हैं। और कब तक दफना कर रखें? एक हद होती है ना, और जब वो हद पार हो जाती है हमें लगता है कि ठीक है, अब इस दुनिया में जीना गवारा नहीं है, ये फीलिंग आती है। तो हम इस तरह की सोच के साथ, इस तरह की फीलिंग के साथ कैसे लड़ाई करें, कैसे डिशुम करें, कैसे इस सोच को भगाएं, उसकी एक तरकीब होती है। तो जो लाइफ कोचेस होते हैं वो हमें बता सकते हैं कि देखिए, ये केवल एक सोच है, एक टेम्परेरी सोच है, और जज्बाती होकर तुरंत इस सोच पर एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सोच को जाने दो, ये जाएगा, 2 मिनट में जाएगा, हो सकता है 2 घंटे में चला जाए। तब तक आपको खुद को आपको खुद के दिमाग को डाइवर्ट करना है, भूल भुलैया करना है। कैसे? आप कोई अच्छा प्रोग्राम देखें, कोई अच्छा वीडियो देखें, आप वर्कआउट करें, आप किसी अच्छे इंसान के साथ बातचीत करें। हो सकता है कि कुछ मीठे बोल अगर आप सुन लें, अचानक आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो ये स्ट्रैटेजीज़ होते हैं और लाइफ कोच को पता है कि हम कैसे इन स्ट्रैटेजीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। तो मैं चाह रही हूँ, गुजारिश करती हूँ सरकार से कि प्लीज़ मेंटल हेल्थ एसोसिएशन का आयोजन करें और हॉटलाइन नंबर हम सबको उपलब्ध कराएं ताकि हम सब बात कर सकें। मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आए थे जब मैं किडनी फेलियर से जूझ रही थी। मैंने अपने डॉक्टर से कहा था, मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मुझे नहीं जीना। क्यों? क्योंकि उस समय हैवी मेडिकेशन की वजह से मेरा चेहरा गुब्बारा की तरह गोल हो गया था और शरीर प्रोटीन लॉस की वजह से एकदम माचिस की काड़ी बन गई थी। अब आप सोचिए, माचिस की काड़ी जैसा शरीर और गुब्बारा जैसा मुखड़ा, कैसा लगेगा इंसान? मतलब मैं एक चलता फिरता जोकर बन गई थी। तो मैंने कहा डॉक्टर से मुझे नहीं जीना, बस ख़त्म करो इसको, मुझे नहीं जीना। तो डॉक्टर ने कहा पागल हो गए हो क्या, ये टेम्परेरी है, आपका चेहरा फिर से ठीक हो जाएगा। आपके मुताबिक सब कुछ टेम्परेरी होता है, इंसान की सहनशीलता से काम लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लहरे से बातचीत करने के लिए। ये थी शर्लिन चोपड़ा जो हमसे विभिन्न मुद्दों के बारे में बातचीत कर रही थी। उनके कई नए प्रोजेक्ट जल्द ही आने वाले हैं, उनके फैंस के लिए खुशखबरी यही है। कैमरामैन विनोद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।